जनवरी 7 1610 में इटली के एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो ने रात के समय अपने टेलीस्कोप से आसमान को देखा। गैलीलियो ही वो पहला इंसान था जिसने जुपिटर के चंद्रमाओं की खोज की थी, जिसमें यूरोपा भी शामिल था। कहते हैं कि इंसान का अंतरिक्ष में जाने का सपना सदियों पुराना है। दोस्तों, साल 2013 में यूरोपा रिपोर्ट नामी एक साइंस फिक्शन फिल्म रिलीज हुई। कहानी कुछ ऐसी है कि इंसानों ने ये अंदाजा लगाया कि जुपिटर का चांद यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है और बर्फ के नीचे है पानी, और जहाँ पानी होगा वहाँ जीवन की संभावना है। इंसान बहुत समय से बस इसी खोज में है कि शायद उन्हें पृथ्वी के बाहर कोई जीवन मिल सके। ऐसे में वो यूरोपा नामी अंतरिक्ष यान में जुपिटर के चांद पर भेज देते हैं। मगर ये बहुत लंबा सफर था, कोई इंसान आज तक वहां नहीं गया था। बाकी कहानी में जानेंगे कि वो वहां तक पहुंचे या नहीं, और जीवन का कोई नामो निशान उन्हें मिला भी या नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत होती है तो हमें यूरोपा अंतरिक्ष यान दिखाया जाता है जिसने पृथ्वी से उड़ान भर ली थी। जुपिटर पृथ्वी से काफी दूर है और इस यान को वहां पहुंचने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। इस यान पर 6 एस्ट्रोनॉट थे, जिनमें 2 पायलट थे, विलियम और रोजा। विलियम इस जहाज का कप्तान भी था। जेम्स और आंद्रे ये दोनों इंजीनियर थे। डेनियल और डॉक्टर काटिया ये बायोलॉजिस्ट थे। इनका मिशन था यूरोपा पर जाना, वहां से सैंपल इकट्ठा करना और वापस पृथ्वी पर ले आना। ये सुनने में जितना आसान लगता है, इससे कई ज्यादा मुश्किल भी है। नासा के वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरोपा पर कुछ हलचल देखी। उनका अंदाजा है कि यूरोपा का कोर गर्म हो रहा है, जिससे बर्फ पिघल रही है, और ये कई हजार सालों से हो रहा है। मगर सतह पर अब इसके रिजल्ट आने लगे। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि वहाँ पानी है, ढेर सारा पानी, और पानी में जीवन का होना मुमकिन है। क्या पता आने वाले समय में यूरोपा ही इंसान का घर बन जाए। यूरोपा पर बर्फ की सतह कई हजार मीटर चौड़ी है, जिसे पूरा पिघलने में तो कई लाख साल लग जाएंगे। वैसे भी यूरोपा सूरज से दूर है, हमारी पृथ्वी की तरह नहीं। वो एक ठंडी जगह है। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज इस मिशन के लिए तैयार थी। सबसे बेस्ट लोगों को चुना जाता है और इस मिशन को लॉन्च करने की तैयारी की जाती है। सबसे आधुनिक अंतरिक्ष यान को बनाया जाता है क्योंकि इंसान आज तक इतनी दूर नहीं गया था। यूरोपा तक पहुंचने में 2 साल का समय लगने वाला था, और इतना समय वापस आने में भी, मतलब 4 साल। डीप स्लीप की टेक्नोलॉजी अभी इन्वेंट नहीं हुई थी, जिसका मतलब कि 4 साल का ये लंबा सफर इन्हें बिना सोए ही बिताना होगा। यूरोपा शिप की अच्छी बात ये थी कि इसमें क्रू के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी बनाई गई थी, क्योंकि जीरो ग्रेविटी में इंसान के शरीर पर काफी बुरा असर होता है। इसलिए कम से कम ये लोग सही सलामत पृथ्वी पर वापस तो आ जाएंगे, मतलब उम्मीद तो यही है। खैर, रॉकेट कामयाबी के साथ लॉन्च हुआ। ये यूरोपा से अटैच भी हो जाते हैं और जुपिटर की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। पूरी दुनिया इस मिशन को देख रही थी। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इंसान आगे बढ़ रहा था। जेम्स अक्सर अपने बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करता था। शुरुआती दिन इनके काफी अच्छे से गुजरते हैं। यूरोपा शिप ठीक से काम कर रहा था। ये पृथ्वी से संपर्क में थे। खैर, समय गुजरता गया और 6 महीने बाद एक हादसा हो जाता है। इसी वजह से संपर्क टूट गया। 6 महीने अंतरिक्ष का ये सफर, वो भी एक बर्न स्पेसशिप में बिताना बहुत ही मुश्किल है। दिमागी तौर पर ये लोग थक चुके थे। हालांकि इन सभी को इन सख्त हालात के लिए ट्रेन किया गया था, मगर फिर भी ये थे तो इंसान ही ना। जेम्स को अपने बच्चों और पत्नी की बहुत याद आती थी। वो हर समय बस उनके लिए वीडियो बनाता। संपर्क टूटने पर ये सभी मुश्किल में पड़ जाते हैं, क्योंकि अब किसी को नहीं पता ये जिंदा है या नहीं, और अंतरिक्ष तो एक राज है। खैर, सभी मिलकर इस बारे में मीटिंग करते हैं, क्योंकि वो बिना गाइडेंस के इस मिशन को पूरा नहीं कर सकते और अभी काफी समय था। मिशन का मकसद ही यही था कि वो पृथ्वी पर डेटा भेज सके। असल में सोलर फ्लेयर की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज हुआ था और रिपेयर करने के लिए जेम्स और आंद्रे को बाहर जाना था। सभी इस बात से सहमत थे कि ये ठीक करना जरूरी है। जेम्स और आंद्रे स्पेस सूट पहनकर बाहर जाते हैं, और जब वो उस सेक्शन को खोलने की कोशिश करते हैं तो एक गलती की वजह से आंद्रे के सूट में लीक हो जाता है।
मगर जेम्स उसे बचा लेता है। दोनों को वापस शिप पर आने के आदेश मिलते हैं। जैसे ही ये दोनों एयरलॉक के करीब पहुंच जाते हैं, आंद्रे देखता है कि जेम्स के सूट पर हाइड्रोजीन लगा है। ये एक खतरनाक केमिकल है जो शिप में यूज होता है। समस्या ये थी कि अगर जेम्स इसके साथ एयरलॉक में आता है तो ये केमिकल पूरे शिप में फैल जाएगा। ये इंसान पर काफी बुरा असर करता है, आसान शब्दों में उसे मार देता है। कंटेमिनेशन का कोई ऑप्शन नहीं था। अब कैप्टन को ही कोई फैसला लेना था। वो आंद्रे से कहता है कि जल्दी से अंदर आओ, और जेम्स नहीं आ सकता। ये सुनकर जेम्स को बुरा तो लगता है क्योंकि उसके सूट को इतनी जल्दी साफ नहीं किया जा सकता और उसके पास सिर्फ 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची थी। आंद्रे उसे मरने नहीं दे सकता था, मगर खुद उसके सूट से भी ऑक्सीजन लीक हो रही थी, जिससे वो बेहोश हो गया। फैसला जेम्स के हाथ में था। या तो उसकी वजह से पूरा क्रू मारा जाता, या वो अपना बलिदान देकर बाकी सबको बचा लेता और इस मिशन को भी। वो आंद्रे को एयरलॉक में धकेल देता है और इसी के साथ वो स्पेसशिप से दूर जाने लगा। वो घबराया हुआ था, दुखी था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अब वो मरने वाला है। कोई कुछ नहीं कर सकता था। अपने आखिरी समय में वो क्रू से कहता है कि आंद्रे से कहना कि उसने मुझे बचाने की कोशिश की, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। मेरी पत्नी और बच्चों से कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। शिप का बाकी क्रू उसे मरता हुआ देख रहे थे। वो भी बहुत दुखी थे, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे। देखते ही देखते जेम्स दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में कहीं खो जाता है और उसकी सांसें थम गई। आंद्रे को होश आता है तो गुस्से से वो बहुत चिल्लाता है, क्योंकि उसने अपने एक साथी को खो दिया और उसे बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर पाया। वैसे उसे कोई भी नहीं बचा सकता था। जेम्स के मौत के बाद क्रू काफी उदास रहने लगा। सब बदल गया। कम्युनिकेशन को ठीक नहीं किया जाता और ये लोग मिशन को बीच में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए सभी ये फैसला करते हैं कि वो आगे बढ़ते रहेंगे। पृथ्वी पर किसी को नहीं पता ये लोग जिंदा है या नहीं। खैर, ऐसे करके 8 महीने गुजर जाते हैं। जेम्स के मौत का दुख सबसे ज्यादा आंद्रे को था। कैप्टन नहीं चाहते थे कि वो अपने इकलौते इंजीनियर को भी खो दे। खैर, बाकी सब तो इस दुख से रिकवर हो चुके थे, मगर आंद्रे नहीं। कैप्टन को उसकी फिक्र थी, क्योंकि अगर शिप में कोई भी खराबी आती है तो सिर्फ वही एक इंसान है जो ठीक कर सकता है। खैर, वो अपने होश और हवास नहीं खोता। कहानी आगे बढ़ती है और 12 महीनों का सफर ये लोग तय करते हैं। अभी तक सब कुछ ठीक था, बस इनका एक क्रू मेंबर मर चुका था। फिर 19 महीने और 14 दिन के बाद इनका शिप जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंच गया। सिर्फ 1 महीना था यूरोपा पर पहुंचने में। दोस्तों, वैसे तो ये सब बहुत आसान दिखाया गया है, मगर जुपिटर के आसपास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज गुजरे तो वो सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैप्टन चाहता था कि वो आंद्रे को शिप पर ही छोड़ दे और मॉड्यूल लिए ये लोग यूरोपा की सतह पर जाए, मगर डेनियल कहता है कि हम इसे नहीं छोड़ सकते। वहाँ नीचे कुछ भी हो सकता है और सैंपल लेके हमें वापस भी तो आना है, वरना ये मिशन बेकार जाएगा। खैर, 1 साल और 9 महीने बाद ये लोग फाइनली अब यूरोपा पर लैंडिंग के लिए तैयार थे। पिछले 1 साल और 3 महीने से इनका संपर्क नासा से नहीं हुआ था। ना वो जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है और ना ही ये लोग कि पृथ्वी पर क्या हुआ, बल्कि वो तो इन्हें मरा हुआ समझते हैं। फिर भी ये लोग अपना मिशन नहीं रोकते। सभी क्रू मॉड्यूल में बैठकर यूरोपा के सतह पर उतरते हैं। फिल्म में यूरोपा को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब जैसा उसे होना चाहिए था। नासा ने यूरोपा पर एक खास जगह को टारगेट किया था, क्योंकि वहाँ की बर्फ पतली थी और वहाँ से कुछ हलचल भी डिटेक्ट हुई थी। इन लोगों का मानना था कि शायद पानी के अंदर जीवन हो, शायद मछलियाँ, कौन जाने। लैंडिंग कामयाबी से हुई। सभी खुश थे कि वो अपने मकसद के इतने करीब पहुंच चुके हैं, मगर किसी टेक्निकल इशू की वजह से ये लोग अपनी मंजिल से काफी दूर लैंड हो जाते हैं और वहां जाना मुमकिन नहीं था। मतलब ये लोग जहां थे वहां की बर्फ पतली नहीं थी और इन्हें कहीं और उतरना था। खैर, अब कुछ नहीं हो सकता था। सभी फैसला करते हैं कि वो आगे क्या करे। अब कोई रास्ता नहीं था इनके पास, इसलिए इन्हें यहीं पर ड्रिलिंग शुरू करनी थी। ये कोई मामूली बर्फ नहीं थी, ये कई हजार मीटर तक मोटी थी। आगे का काम डेनियल का था। खैर, वो ड्रिलिंग को चालू करते हैं। इन्हें यूरोपा पर 15 घंटे हो जाते हैं। अब जब से ये लोग जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल हो चुके, इनके सिस्टम में कोई ना कोई ग्लिच आ जाता और जब इनका मॉड्यूल यूरोपा के सतह पर था तो इन्हें कुछ झटके महसूस हुए
उस समय आंद्रे कुछ रिपेयरिंग कर रहा था। डेनियल का मानना था कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह बदल रहे हैं या फिर ये वोल्केनो हो सकते हैं। ये लोग तो इस पर कोई ध्यान नहीं देते, मगर आंद्रे मॉड्यूल के बाहर कुछ देख लेता है। हम ऑडियंस को तो वो नहीं दिखाया जाता, मगर आंद्रे काफी हैरान लग रहा था। वो जल्दी से कैमरा लेता है ताकि उसकी रिकॉर्डिंग कर सके, मगर वो फुटेज लेने में असफल रहा। खैर वो अपने साथियों को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने बाहर कुछ देखा, मैंने रोशनी देखी जैसे वो हिल रही हो। खैर इस बात पर यकीन करना मुश्किल था कि यहाँ कोई एलियन लाइफ हो सकती है, वो भी मल्टी सेलुलर। इनका अंदाजा यही था कि यहाँ बस सेलुलर लाइफ ही हो सकती है। इसके बाद तो आंद्रे बस बाहर झांकता रहता था। बाकी सबको यही लग रहा था कि शायद वो ऐसी चीजों को हेल्यूसिनेट कर रहा है। यूरोपा पर इन्हें एक दिन हो जाता है और ड्रिलिंग 3000 मीटर से ज्यादा हुई थी, मगर पानी तक अभी ये नहीं पहुंचे थे। कुछ घंटे बाद डेनियल सबको बुलाता है क्योंकि वो पानी तक पहुंच चुके थे। ये लोग कैमरा से वो देखने लगे। इन्हें कोई जिंदगी नजर नहीं आती, मतलब कोई बड़ी चीज। पर कोई बात नहीं, वैसे भी ये माइक्रो लेवल पर जीवन की खोज में आए थे। खैर ये आसपास देख ही रहे थे कि एक तेज रोशनी ड्रिल से टकरा जाती है और वो वहीं पर खराब हो जाता है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। समस्या ये थी कि ये लोग अब सैंपल को वापस नहीं ला सकते। ये वापस जा सकते हैं मगर बिना सैंपल के, जिससे इस मिशन का कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर काटिया ये फैसला करती है कि वो सिर्फ इसीलिए यहाँ आई है। वो खुद सूट पहनकर बाहर जाएगी और उस लोकेशन का सैंपल ले आएगी। वो वॉलंटियर कर रही थी, इसलिए उसे इजाजत मिल गई। सूट पहनकर वो एयरलॉक से बाहर जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो उस लोकेशन पर पहुंचती है जहां की बर्फ पतली थी। वो सैंपल लेने में कामयाब रही। जैसे ही उसकी जांच होती है, पता चलता है कि ये सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। सभी इस बात से खुश थे कि वो गलत नहीं थे। अब यही सैंपल लिए ये लोग पृथ्वी पर जाने वाले थे, मगर डॉक्टर काटिया को बर्फ के नीचे रोशनी नजर आती है और वो रोशनी इलेक्ट्रिसिटी से अट्रैक्ट हो रही थी। डॉक्टर काटिया अपने सूट के लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि वो उसे देख सके, मगर उसका पैर फिसल जाता है और इसके बाद वो गायब हो गई। इन्हें सैंपल नहीं मिलता, बस डेटा था जिससे ये नासा वालों को कन्विंस नहीं कर सकते थे। और यहाँ कुछ ऐसा है जिसके बारे में इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। अब सभी फैसला करते हैं कि हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि सभी के मरने का खतरा था और ये ज्यादा समय के लिए यहाँ नहीं रुक सकते थे। टेक ऑफ के लिए ये रेडी हो जाते हैं, मगर किसी समस्या की वजह से थ्रस्टर काम ही नहीं करते और ये लोग वापस से यूरोपा पर गिर जाते हैं। इस हादसे में कैप्टन की मौत हो गई। बाकी सभी सदमे में थे। मॉड्यूल का बुरा हाल था, रिपेयर करना मुश्किल था। ये मिशन खत्म हो चुका था। जब ये लोग अपना होश संभालते हैं और आंद्रे शिप का जायजा लेता है तो डेनियल और रोजा से कहता है कि वो इसे ठीक कर सकता है। एक आखिरी टेक ऑफ के लिए एनर्जी बची है इनके पास, मगर इसके लिए शिप से बाहर जाना होगा। आंद्रे और डेनियल बाहर जाते हैं, मगर एयरलॉक से निकलते ही डेनियल भी गायब हो जाता है। आंद्रे मॉड्यूल को रिपेयर तो कर देता है, मगर वो भी मारा गया। अंत में जब रोजा टेक ऑफ करना चाहती थी, उसमें पानी भरने लगा। देखते ही देखते एक अजीब सा रोशनी वाला क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और यही आखिरी फुटेज रिकॉर्ड हुई थी यूरोपा मिशन में। कुछ महीने बाद नासा को ये सारा डेटा रिसीव होता है। दुनिया वाले हैरान थे कि आखिर उन लोगों के साथ क्या हुआ, क्योंकि ये बात समझना मुश्किल है कि यूरोपा पर ऐसे जीव है जो हमसे बहुत अलग है। वो इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, लाइट और पता नहीं किस चीज पर जिंदा रहते हैं। वो एक अलग ही दुनिया है जिसके लिए इंसान अभी तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ इंसान की टेक्नोलॉजी बिल्कुल पहल है। खैर नासा वाले एक कहानी बनाते हैं कि यूरोपा के क्रू के साथ क्या हुआ, मगर वहां दोबारा जाना मुमकिन नहीं था। इसमें कई साल लगने वाले थे और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड। दोस्तों अगर आपको स्पेस की यात्रा पसंद है तो ये फिल्म काफी अच्छा फील कराती है, क्योंकि कहानी काफी हद तक रियलिस्टिक बनाई गई है सिवाय उस मॉन्स्टर के। वैसे भी यूरोपा के बारे में ये थीरीज है कि शायद पानी में जीवन हो सकता है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।